बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ की। दोस्तों आज की बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सीमा पर बड़ी घुसपैठ, 6 महीने में बिहार में 12 देशों के 41 विदेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना, इस मामले में जारी किया सख्त आदेश। यक्षन में के पाठक, सभी जिलों के डीएम को लिखी चिट्ठी, स्कूलों पर पूछ दिया कड़ा सवाल। बिहार में टला ओडिशा जैसा रेल हादसा, दूसरे ट्रैक पर चली गई वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन। मुहर्रम को लेकर के बिहार अलर्ट, रद्द हुई पुलिसकर्मियों की छुट्टी, इन लोगों पर होगी विशेष नजर। बिहार में मिड डे मील योजना बनी काली कमाई का जरिया, 6 लाख नौनिहालों का निवाला निगल गए हेडमास्टर साहब। बिहार में 37,000 स्कूलों में जल्द होगी कंप्यूटर क्लास, विशेष विषयों के प्रोफेशनल शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में पति बना ज्योति मौर्य, पत्नी ने ट्यूशन पढ़ा करके राजस्व कर्मचारी बनाया, नौकरी लगते ही रखने से किया इनकार। छात्रा के फ्यूचर से खिलवाड़ करके पटना हाईकोर्ट नाराज, बिहार बोर्ड पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार सरकार की बड़ी पहल, आईजीआईएमएस में आने वाले मरीज के परिवार वाले अब नहीं भटकेंगे इधर उधर, जल्द बनेगा नया गेस्ट हाउस। बिहार में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों पर कार्रवाई, जाने 361 लाभार्थियों पर दर्ज हुई एफआईआर। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद क्लास से गायब हुई कुर्सियां, मोबाइल भी बैन, पहले चेयर पर खर्राटे लेते थे सर जी। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। जब मौसम विभाग ने 24 जुलाई से 29 जुलाई तक 19 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार बने हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार में मौसम शुष्क रहेंगे। इलाके में 29 और 30 जुलाई को बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम बिहार के 5 जिलों और उत्तर पूर्व बिहार के 6 जिलों यानी कि कुल 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया में 1-1 या फिर 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार जताए हैं। वहीं जिन जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है वह है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में 24 से 27 जुलाई तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन और फिर खुद को बाहर निकलने से बचें। मौसम साफ होने के बाद ही घर से बाहर निकले और अपने काम को अंजाम दें। जहां आंधी के दौरान संवेदनशील संरचनाओं से दूर रहें और मेघ गर्जन के दौरान पेड़ पौधे के नीचे शरण न लें। ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर जाकर के बैठ जाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों से गुरुजी की कुर्सियां अब गायब हो गई है। अब क्लासरूम में शिक्षक बगैर कुर्सी पर बैठे पढ़ा रहे हैं। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों के शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि क्लासरूम में शिक्षकों के लिए अब कुर्सियां मौजूद नहीं रहेगी। यहाँ अब शिक्षक क्लासरूम में बैठ नहीं पाएंगे। अगर किसी स्कूल में शिक्षक कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाते नजर आए तो फिर न सिर्फ शिक्षक बल्कि उस विद्यालय के हेडमास्टर भी नपेंगे। मतलब शिक्षक को पूरे पीरियड्स में खड़ा होकर ही पढ़ाना होगा।
जब बिहार के शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध हो रहा है तो फिर ज़्यादातर विद्यालयों ने विभागीय दिशा निर्देश बगैर कुर्सी के क्लास संचालित करना शुरू कर दिया है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और फिर दूसरे जिलों की स्कूलों में क्लास से कुर्सियां अब गायब हो गई है। दरअसल हाल के दिनों में बिहार के कई सरकारी स्कूलों से ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें स्कूल टाइम में शिक्षक कुर्सी पर बैठे बैठे नींद पूरी कर रहे थे। जैसे सहरसा में तो एक विद्यालय में गुरुजी कुर्सी पर बैठ करके छात्रा से सिर मालिश करवाने लगे। इसके साथ ही स्कूलों में क्लास टाइम में गुरुजी मोबाइल में व्यस्त रहते थे। इसकी भी तस्वीरें सामने आ रही थी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि क्लास के दौरान टीचर्स के पास ना मोबाइल रहेगा और न ही कुर्सी पर बैठे रह पाएंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश को बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ तानाशाही फरमान बता रहा है, तो फिर वही शिक्षा विभाग के अधिकारी आदेश को तमिल करा रहे हैं, यानी कि आदेश को पालन कराने के लिए सख्ती बरत रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार महिला कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। जी हाँ, डॉक्टर सरवत जहां फातिमा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें बिहार महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। जब कांग्रेस ने 4 और राज्यों में नए महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इनमें आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और फिर राजस्थान में भी नए महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। जम्मू कश्मीर में शमीमा रैना को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर राखी गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। त्रिपुरा में शरबनी घोष चक्रवर्ती को जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य के बहुचर्चित मामले के बाद बिहार के बांका जिले में नौकरी लगने के बाद पत्नी को छोड़ने का मामला सामने आया है। पति पत्नी ने प्रेम विवाह किया था, जहां पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके पति को राजस्व कर्मचारी बनवाया। अब नौकरी लगते ही पति ने पत्नी को रखने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, जानकारी के अनुसार बिहार के बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के बरमासिया गांव की पार्वती का प्रेम प्रसंग बबलू उर्फ अमित दास से चल रहा था। 30 सितंबर 2016 को दोनों परिवार की सहमति से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जब पति को पढ़ाने के लिए पत्नी ने गांव में ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जब कुछ महीने पूर्व अमित राजस्व कर्मचारी बन गया, जब वे अभी अररिया जिला के पलासी प्रखंड में कार्यरत हैं। जब नौकरी लगने के बाद ज्योति मौर्य की तरह अमित के भी तेवर बदल गए। जब नौकरी लगने के बाद अब वे 10 लाख नगद और कार दहेज में मांग रहे हैं। इसकी शिकायत उसकी पत्नी पार्वती ने महिला थाने में दी है। जी हाँ, पुलिस के अनुसार पंचायत और प्रशासनिक स्तर से दोनों के बीच 2 बार समझौता का प्रयास हुआ। जब पुलिस प्रशासन के समक्ष अमित पत्नी को रखने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके अगले ही दिन सरकारी नौकरी का तेवर दिखा करके पत्नी को रखने से इनकार करता है। जहां थक हार करके पत्नी अब महिला थाने पहुंच गई है। जहां महिला ने बताया है कि शादी के बाद अमित ने पढ़ने का हवाला देकर के उसे खुद कमा करके खाने की बात कही थी। इसके बाद वह गांव में ही ट्यूशन करा करके अपना भरण पोषण करती थी, या कुछ पैसा बचा करके पति को पढ़ाने के लिए देती थी। राजस्व विभाग में नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही पति सहित ससुराल के लोग मारपीट करने लगे। साथ ही दहेज में मायके से 10 लाख नकदी और फिर कार की डिमांड कर दी। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। दोस्तों वैसे तो क्रिकेट खेलना हर युवा का सपना होता है कि वे अपने देश के लिए क्रिकेट खेलें, लेकिन कम ही लोग हैं जो सफलता को हासिल कर पाते हैं। कुछ खिलाड़ियों को मौका मिलता है लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। हम आपको एक ऐसा ही नाम बता रहे हैं जो क्रिकेट छोड़ने के बाद ही किस्मत चमक गई। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ये नाम तो आप जानते ही होंगे, जो इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजनीति से पहले तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम होने के साथ ही लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेजस्वी ने शुरुआती दिनों में राजनीति की जगह क्रिकेट को चुना था और क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलते थे। तेजस्वी दिल्ली में पढ़ाई के साथ ही क्रिकेट खेला करते थे और एक अच्छे क्रिकेटर भी बने। जानकारी की माने तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं। तेजस्वी यादव आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे हैं और उन्हें कभी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। या क्रिकेट में मौका नहीं मिलता देख करके तेजस्वी यादव ने अपने करियर की दिशा बदली और क्रिकेट की जगह राजनीति में चले गए। 2015 में वे पहली बार विधायक बने और नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और इस वक्त बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक युवा नेता के रूप में उनकी किस्मत क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद ही चमकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में
शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 37,000 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रदेश के यानी कि बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों से स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने को लेकर के एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जा सके। आपको बता दें कि माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने के लिए राज्य के प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 20 कंप्यूटर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि मध्य स्कूलों में 10-10 कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा और फिर ई लाइब्रेरी की सुविधा के लिए स्कूलों को लैपटॉप दिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में +2 स्कूलों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि से लैपटॉप खरीदे जाएंगे और बच्चों को पढ़ाई कराए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार राजनीति की जारी है। कई नेताओं द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, मगर अब तक इसको लेकर के कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही है कि आखिर कब तक सीएम नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच पिछले दिनों नीतीश कुमार ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इसके अलावा 22 जुलाई को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भी लालू प्रसाद यादव से उनकी आवास पर जाकर के मुलाकात की थी। बिहार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पार्टी एक बार फिर से अपना पुराना ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहती है। जहां कांग्रेस में पहले से ओबीसी और दलित कोटे से मंत्री दो मंत्री हैं। फिलहाल बिहार कैबिनेट में 2 और मंत्री बनाए जाने हैं। अब देखना है कि किन 2 लोगों का नाम मंत्री पद के लिए फाइनल होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों में पुलिस का डर अब नजर नहीं आ रहा है। यह आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें बदमाश वारदातों को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। जब बिहार के कई जिलों से तो हर रोज हत्या की खबर भी सामने आने लगी है। जब बिहार में अपराध को लेकर के एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर महागठबंधन की सरकार है। विपक्ष का मानना है कि केंद्र की राजनीति में व्यस्त रहने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्षी दल एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के बहाने बिहार सरकार को घेरने की फिराक में है। जी हाँ, बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंच चुका है। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यह कहना बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है, जहां उनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है, उन्हें इलाज की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों के द्वारा रोज घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। बिहार के लोगों के साथ राजनीति करने वाले नीतीश कुमार को जनता 2024 में जवाब देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून शुरू होने के बाद भी बिहार के लोग परेशान हैं, क्योंकि जुलाई महीना खत्म होने को है लेकिन अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां अब तक 50% से भी कम बारिश हुई है। पिछले 3 दशकों की बात करें तो फिर खास करके जुलाई महीने में औसत बारिश में 112 मिलीमीटर की कमी आई है। यही वजह है कि किसानों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1981 से 1990 के दशक में बिहार में जुलाई महीने में औसत 426 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इसके मुकाबले 3 दशकों तक बिहार में 314 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही जुलाई महीने में बारिश का अनुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे किसानों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में 6 लाख से अधिक बच्चों का भोजन हेडमास्टर डकार गए हैं। जब बिहार के मुजफ्फरपुर समेत बिहार में मध्याह्न भोजन में 10 करोड़ से अधिक राशि की अनियमितता पकड़ में आई है। सबसे अधिक खगड़िया में 82 लाख के अलावा समस्तीपुर में 71 लाख और मुजफ्फरपुर में 48 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है। अलग अलग निरीक्षण में पकड़े गए इस मामले में अब तक 4.25 करोड़ रुपए की वसूली भी नहीं हुई है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने जिलों से इस पर जवाब मांगा है। जहाँ समस्तीपुर जिले में बच्चों का फर्जी हस्ताक्षर करके अनियमितता की गई है। जहाँ निदेशक ने इस पर सख्ती करते हुए 1 सप्ताह में वसूली का आदेश दिया है। जाँच में जिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 100 से 150 तक में ही मिली है, वहाँ पिछले 1 सप्ताह में 500 से 700 की हाजिरी बनी हुई थी। जब विभाग ने यह माना है कि बाकी दिन इतने बच्चे और फिर जांच के दिन इतने कम उपस्थिति नहीं हो सकती है। जितने बच्चों का अंतर पाया है उसका गणना करके हेडमास्टर से वसूली का आदेश दिया गया है। जब डीओ अजय कुमार ने बताया है कि उपस्थिति में 2 से 4 दिन में 10 से 20% तक अंतर हो सकता है, लेकिन कई जिलों में 60 से 80% से अधिक का अंतर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण में
इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध ढंग से घुसने का प्रयास कर रहे 2 चीनी नागरिकों को बीते दिन गिरफ्तार किया था। बॉर्डर से घुसपैठ के दौरान गिरफ्तारी का ये पहला मामला नहीं है। जी 2023 यानी कि इसी साल बिहार पुलिस ने इमिग्रेशन, कस्टम और एसएसबी के सहयोग से 12 देशों के 41 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार में की है। इन सब के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करते हुए उनको न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है। यह बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को बताया है कि 41 में से सबसे अधिक 28 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार से सटे भारत नेपाल सीमा पर की गई है। ये लोग अवैध ढंग से बिहार के रास्ते देश में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इनके अलावा 13 अन्य विदेशी नागरिकों में से 6 को सोना तस्करी, 4 को मद्य निषेध और एक को एनडीपीएस अवैध मुद्रा तथा अवैध अग्नोस्त्र के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नेपाल से अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे 2 चीनी नागरिकों को इमिग्रेशन विभाग की टीम ने 22 जुलाई को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए चीनी नागरिकों ने बीते 2 जुलाई को भी बिना वीजा भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। इस दौरान इमिग्रेशन के दौरान उन्हें वापस नेपाल भेज दिया गया था। लेकिन इस बीच 22 जुलाई की रात दूसरी बार भारत की सीमा में रात के अंधेरे का फायदा उठा करके प्रवेश करने की कोशिश में लगे चीनी नागरिकों को अभिरक्षा में लेकर के आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए हरैया ओपी पुलिस को सौंप दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बच्चों को वाणिज्य की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है। जहां इंटर में इस बार वाणिज्य संकाय में नामांकन की संख्या कम हुई है। कला संकाय में जहां 5,40,000 से अधिक के छात्रों ने दाखिला लिया है, वहीं वाणिज्य में मात्र 28,000 ने ही नामांकन लिया है। जब बिहार बोर्ड के अनुसार साल 2022 में 50,000 के लगभग दाखिला वाणिज्य संकाय में हुआ था। जब इस बार नामांकन दर काफ़ी कम था। जब वहीं विज्ञान संकाय की बात करें तो फिर 5 लाख छात्रों ने नामांकन लिया है। सबसे ज़्यादा कला संकाय में इस बार अब तक दाखिला हुआ है। आपको बता दें कि इंटर दाखिला के लिए राज्य भर से 13 लाख विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से किसानों को लेकर के अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति भयावह है। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसानों के हित के लिए पत्र लिखा है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। सुधाकर सिंह ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों के बीच जाकर के सिंचाई की व्यवस्था करे। जहाँ भी कृषि फीडर है वहाँ पर निर्बाध बिजली किसानों के बीच दिया जाए और उसको लेकर के प्रशासन के लोगों को लगाना ज़रूरी है। जो उन्होंने कहा है कि डीजल अनुदान की घोषणा सरकार ने कर दी है, लेकिन डीजल अनुदान आसानी से किसानों को मिले इसकी भी पहल सरकार को करनी चाहिए। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। खास करके बिहार में जो मौसम के हालात हैं उससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाया। जब कोर्ट ने बिहार बोर्ड को आदेश दिया है कि वे जुर्माने की राशि को 1 महीने के भीतर जमा कराएं। इसके साथ ही साथ मुकदमा खर्च के नाम पर याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया है। पूरा मामला बीएसईबी की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। दरअसल याचिकाकर्ता की बेटी ने साल 2017 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दी थी। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो फिर उसे संस्कृत विषय में फेल बताया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता की बेटी सदमे में आ गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। बाद में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जानकारी मांगी। करीब 1.5 साल बाद बिहार बोर्ड ने जानकारी दी कि उनकी बेटी को संस्कृति विषय में 77 नंबर मिले हैं। जब बोर्ड की इस लापरवाही के कारण छात्रा के 2 साल बर्बाद हो गए। हाईकोर्ट में बीएसईबी के वकील ने बताया है कि छात्रा को 77 अंक मिले थे, लेकिन मार्कशीट में सिर्फ 3 नंबर दिए गए थे, जिसके कारण वे फेल हो गए थे। जब बोर्ड के इस लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि बोर्ड के अधिकारियों और फिर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण फर्स्ट क्लास से पास हुई छात्रा को फेल बता करके उसका करियर खराब किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बोर्ड पूरे मामले की जाँच करके दोषी अधिकारी से जुर्माने की राशि वसूल करें।
दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों सुर्खियों में हैं। जब कड़क मिजाज वाले आईएएस अफसर के तौर पर पहचाने जाने वाले के पाठक ने एक्शन में आते हुए एक और चिट्ठी जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि के पाठक ने यह चिट्ठी सभी जिलों के डीएम को लिखी है। बिहार के सभी डीएम को लिखी चिट्ठी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पड़े फंड का जिक्र किया है और इन्हें खर्च करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीएम को लिखे चिट्ठी में कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के खाते में पड़े 261 करोड़ 95 लाख का अब तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जब वही माध्यमिक विद्यालयों के खाते में पड़े 1100 करोड़ रुपए का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। लिहाजा खातों में पड़ी राशि का तुरंत इस्तेमाल विद्यालय के विकास में किया जाए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सभी जिलों के डीएम को लिखी चिट्ठी के जरिए पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी राशि खाते में क्यों पड़ी है, आखिर इन्हें स्कूल के विकास के लिए खर्च क्यों नहीं किया गया है, राशि का इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं किया गया है। जब सभी जिलों के डीएम को लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि बिहार के स्कूलों में लगातार निरीक्षण के बाद से छात्रों की उपस्थिति में अप्रत्यक्ष वृद्धि दर्ज की गई है। या इसके साथ ही राज्य के प्राथमिक विद्यालयों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि इन राशि की समीक्षा की जाए और ये राशि खर्च की जाए विद्यालय के विकास के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि सीमा हैदर का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब अंजू मीना का केस चर्चा में आ गया है। जी हाँ, अंजू अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। इस सफर को उसने वाघा बॉर्डर के रास्ते तय किया है। अंजू की सीमा पार करने की घटना भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुर्खियां बनी हुई है। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का बयान सामने आया है। गया प्रसाद का कहना है कि उन्होंने पिछले 20 साल से अंजू का चेहरा तक नहीं देखा है। इसका कारण बताते हुए प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने कभी अंजू को आमंत्रित नहीं किया है और वे कभी भी उनके यहाँ नहीं आई है। थॉमस ने यह भी कहा है कि उन्होंने अंजू के सनकी स्वभाव के कारण उसे छोड़ दिया था, जब वे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के कैलोड़ में अपने ननिहाल में ही रहती थी। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया राम ग्वालियर के टेकनपुरा के बोनी गांव के रहने वाले हैं, जब वे बेटी के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं या साथ ही उसके सनकी होने का दावा भी कर रहे हैं। गया प्रसाद ने काफ़ी समय पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, जिसके बाद उनका नाम अब गया प्रसाद थॉमस हो गया है। जहाँ अंजू की शादी राजस्थान की भिवाड़ी में रहने वाले अरविंद मीना के साथ हुई थी, जहाँ उनके 2 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि वे विजिट वीज़ा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी। जहाँ इस मामले में अंजू का कहना है कि वे घूमने गई है, जहाँ लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया है, सब कुछ प्लानिंग और फिर तैयारी करके गई है। अंजू से पूछा गया है कि वे भिवाड़ी से पाकिस्तान कैसे पहुंची, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हूं, जब पहले भिवाड़ी से दिल्ली गई थी, फिर अमृतसर पहुंची, उसके बाद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान में किसके पास रुकी है, इस पर उसने कहा है कि वहाँ उसका एक दोस्त है, जहाँ उसके परिवार से अच्छी बातचीत है। अंजू का दावा है कि 2 साल पहले उसकी दोस्ती नसरुल्लाह से हुई, जहाँ उसने कहा है कि उसकी तुलना सीमा हैदर से करना गलत है, वो वापस आएगी और पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ है। नसरुल्लाह से दोस्ती को लेकर के अंजू ने बताया है कि साल 2020 में उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। इस बारे में बहन और माँ को भी पहले से ही पता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश समेत पूरे बिहार में 29 जुलाई को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही इसको देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी भी 1 अगस्त तक रद्द कर दी गई है। दरअसल पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए राज्य के यानी कि बिहार के सभी पुलिसकर्मी की छुट्टी को रद्द कर दिया है। अब बिहार के कोई भी पुलिसकर्मी 1 अगस्त तक छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि मुहर्रम को लेकर के थानावार शांति समिति की बैठक किया जाए। इसके साथ ही मुहर्रम को लेकर के संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है। जब वहीं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संवेदनशील जिलों में जिला बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की उपलब्ध सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुहर्रम 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जब मुख्यालय के अनुसार मुहर्रम पर संवेदनशील स्थलों पर लाठी बल, महिला पुलिस के अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बलों की भी तैनाती की जाएगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर के पहले ही रूट तय करके और फिर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय से दिए निर्देश के तहत राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों में
पुलिस प्रशासन की उपद्रवियों पर सख्त नजर रहेगी। इसमें पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, नवादा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिले शामिल है। इन जिलों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाया है। जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में हर दिन हो रही कारोबारियों की हत्या को लेकर के सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि चाचा भतीजे की सरकार पूरी तरीके से पंगु हो चुकी है और फिर सरकार शासन में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि अपराध की घटनाओं से पूरे बिहार करा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। बेगूसराय में नाबालिग लड़की को शरेआम निर्वस्त्र किया गया। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 लोगों की जान ले ली गई। ये बता रहा है कि पूरा बिहार अराजकता की गोद में समा चुका है। पटना, भागलपुर, सीतामढ़ी में कारोबारी की सरेआम जान ले ली जा रही है। पूरे राज्य में, पूरे बिहार में अपराधी हर दिन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, अपना शिकार बना रहे हैं और हत्याओं का दौर जारी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार कहीं ना कहीं पंगु हो चुकी है। अब उसे शासन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश नहीं होने से किसानों को धान की रोपनी करने में दिक्कत हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। बिहार में किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान मिलेगा। खबर के अनुसार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ये अनुदान दिया जाएगा। जब वहीं दूसरे की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान वार्ड सदस्य, कृषि समन्वय, एटीएस, बीटीएम या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित करा करके अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि डीजल अनुदान बिहार के किसानों को आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके लिए किसानों को 22 जुलाई से 30 अक्टूबर तक खरीदे गए डीजल का कंप्यूटराइज रसीद देना होगा, तभी उन्हें इस अनुदान का लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले में एक अन्य समुदाय के पूजा स्थल के करीब धार्मिक झंडा फहराने पर आपत्ति को लेकर के हुई झड़प के सिलसिले में अब तक कम से कम 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। दरभंगा जिले के मब्बी पुलिस चौकी क्षेत्र में मजार चौकी में स्थित चौक के पास ये झड़प हुई है। जहाँ राज्य के अपर महानिदेशक JS गंगवार ने सोमवार को पटना में संवाददाताओं से कहा है कि दरभंगा में बाजार समिति क्षेत्र में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त बल तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस इस इलाके और फिर उसके आसपास उसकी निगरानी रखी है। दरभंगा जिला के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने रविवार को संवाददाताओं से कहा था कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर भारी संख्या में बल तैनात है। जिलाधिकारी ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। जिलाधिकारी ने कहा था कि ये सलाह दी गई है कि ऐसे स्थानों पर कोई भी झंडे ना लगाए जाए जहाँ पहले इन्हें नहीं लगाया गया हो या फिर जहाँ स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति हो। साथ ही जिला प्रशासन को उस स्थानों के बारे में पहले से सूचित किया जाए जहां ये झंडा लगाए जाने हैं ताकि पर्याप्त व्यवस्था हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर भाजपा के नेतृत्व वाले महागठबंधन में उनके प्रवेश पर सवाल उठा करके एनडीए की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। देर शाम पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने अपने चाचा को हाल ही में दिल्ली में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए स्वागत की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सबके सामने मुझे गले लगाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस तरीके के बयान देते हुए सुनना हैरान करने वाला है। जहाँ इस तरीके के बयान गठबंधन को बदनाम करते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जब मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद कठिन दौर से गुजर रहा था तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ खड़े थे। यही कारण है कि जब मैं औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं था तब भी मैंने कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोला। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ मेरे बेहतर रिश्ते के कारण ही मैंने पिछले कुछ साल विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार किया था। हालांकि मैं उस समय एनडीए में नहीं था। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने भी कहा है कि अपने दिवंगत पिता के क्षेत्र हाजीपुर के बारे में पारस से बात करने के लिए मैं तैयार हूं, जिसका प्रतिनिधित्व उनके चाचा लोकसभा में करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार का विकास भाजपा को पच नहीं रहा है, इसलिए बिहार में रिकॉर्ड गरीबी कम करने की बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। ये तो गर्व का विषय था जिस पर भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्हें हैरानी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर ली है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार के सहयोग और फिर उनकी योजनाओं से ही गरीबों में रिकॉर्ड कमी आई है तो फिर यूपी एमपी समेत तमाम भाजपा शासित राज्य बिहार से पीछे क्यों रह गए हैं। क्या उन्हें केंद्र की मोदी सरकार ने सहायता नहीं दी या फिर उनकी जगह बिहार को अतिरिक्त सहायता दे दी। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने बिहार को अलग से किस योजना के तहत मदद की है, बिहार के लिए क्या नया हुआ है, क्या नया किया गया है जो अन्य राज्यों के लिए नहीं किया गया है। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा नेता ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार ने अपने बूते ये उपलब्धि हासिल की है जहां उसे अलग से कोई भी मदद नहीं मिली है। जिन मानकों पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है उन सारे मानकों पर बिहार पहले से ही काम करता रहा है। इनमें से कई योजना को तो केंद्र सरकार ने बिहार से ही लिया है। जल जीवन हरियाली, हर घर नल जल, हर घर बिजली, जीविका समेत स्वास्थ्य सेक्टर में बिहार की योजना को बाद में केंद्र ने लागू किया है। जब विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य हमेशा बिहार की गरीबी दूर करने का ही रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मदद देने के बजाय बिहार के साथ असहयोग ही कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को बिहार से ही नहीं सिर्फ राजनीति से मतलब रह गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी अस्पताल में शामिल IGIMS में अब मरीजों के परिवार वालों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें उनके रहने ठहरने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर सुविधा वाले गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले साल जुलाई अगस्त तक इसके बनकर तैयार होने की संभावना है। दरअसल वर्तमान में IGIMS में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं लेकिन उनके परिवार वालों के रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जहाँ इसके कारण उन्हें भटकना पड़ता है। अस्पताल के आगे कई प्राइवेट गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहां ये लोग जैसे तैसे रह लेते हैं। हालांकि भारत सरकार की कंपनी पावर ग्रिड ने यहां एक गेस्ट हाउस का निर्माण पहले से ही कराया हुआ है, वे ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। यहाँ परिवार वालों की परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने यहाँ बेहतर सुविधा वाले गेस्ट हाउस निर्माण की योजना तैयार की है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि गेस्ट हाउस का निर्माण खास स्थान पर किया जाए, इसीलिए इसे ऑपरेशन थिएटर के नज़दीक कराने का निर्णय लिया गया है, जहाँ इसके निर्माण के बाद परिवार वाले को रहने में काफ़ी सुविधा होगी। उन्हें देर रात अस्पताल से बाहर नहीं जाना होगा, यही नहीं अपने मरीज के निकट ही रहने का अवसर भी मिल सकेगा। इधर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत इस योजना को स्वीकृति दी है, जब पिछले दिनों योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिए विधिवत टेंडर भी जारी कर दिया है। सरकार ने निर्माण एजेंसी को 12 माह में इसका निर्माण पूरा कर लेने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 9 सालों में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं बिहार सहित हर राज्य में चलाई जा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक 18.13% गरीबी बिहार में घटी है। केंद्र की नीतियों के कारण देश के 13 करोड़ 51 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिनमें 2 करोड़ 25 लाख लोग अकेले बिहार से हैं। जारी बयान में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब कल्याण निहित है। मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों और फिर वंचितों को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए बिहार की JDU RJD सरकार गरीबी कम होने में अपनी पीठ थपथपा और फिर झूठा श्रेय लेना बंद करें। जब मोदी सरकार की मुद्रा योजना के तहत लाखों युवाओं को आसान ऋण मिलने से रोजगार और फिर स्वरोजगार के अवसर खुले हैं। बिहार में उज्ज्वल योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को रसोई गैस, लगभग 84 लाख किसानों को सालाना प्रति किसान 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि योजना दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जनधन योजना के तहत 5 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बैंक खाते, प्रदेश के लगभग 78 लाख लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, बिहार की 40 लाख 28 हज़ार से ज़्यादा गरीबों को मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, लाखों परिवारों को मुफ्त अनाज मिला है। स्टार्टअप योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, आधारभूत संरचना के निर्माण में अभूतपूर्व गति तथा मनरेगा योजना से बिहार के लोगों के लिए रोजगार और प्रगति के अवसर बढ़े हैं। नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार के गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षकों को सिर्फ लाठी का प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की अवसरवाद से ग्रसित RJD JDU सरकार बिहार के लोगों को झूठ, भ्रम, धोखा, छलावा के अलावा कुछ नहीं दे सकती है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि जदयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नामकरण, डिग्री और उम्र में भी फर्जीवाड़ा किया है। सम्राट चौधरी चुनावी हल्फनामे में मैट्रिकुलेशन में उत्तीर्ण 1996 में रोल कोड 3218 और रोल नंबर 19 लिखते हैं। नाम सम्राट मौर्य लिखते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार लिखते हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार और 2020 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी लिखते हैं। नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक आदमी और नाम 3 है। सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि PFC कामराज यूनिवर्सिटी ये ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। डीएलएड की डिग्री कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से लिए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि उम्र में भी कलाकारी किए हैं। सम्राट चौधरी 2005 के विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के थे। 5 साल में इनका 2 साल उम्र बढ़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है। जब पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून की शुरुआती दौर में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं फिलहाल अच्छी बारिश के आसार नहीं है। आपको बता दें कि देश भर में मानसून की अवधि जून से सितंबर तक होती है। 1 जून से 30 सितंबर तक की बारिश मानसून की होती है। जून के महीने में राज्य में 48% तक कम बारिश हुई है। जब जुलाई के महीने में 156 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं 268 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। जब अभी बारिश के आसार नहीं है। जब मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। कई फसलों के लगाने से किसानों को कम बारिश के कारण नुकसान नहीं होगा। किसान इन फसलों को लगा करके मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा फसल है। तो आपको बता दें कि किसानों ने कम बारिश के कारण धान के विकल्पों को भी खोजना शुरू कर दिया है। जब किसान वैकल्पिक फसलों की योजना बना रहे हैं। इसमें 15 फसलें शामिल है। जब क्षेत्र के सूखा प्रभावित होने के बाद इन फसलों की बीज किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। जब बिहार बीज निगम लिमिटेड की ओर से किसानों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सुखाड़ प्रभावित पंचायतों के किसानों को बीज उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मुफ्त में बीज वितरण में छोटे किसान और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। अब बात करते हैं कम पानी वाले फसलों की, यानी कि वो कौन सा फसल है जो आप कम बारिश में भी खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बात करते हैं कि ज्वार, बाजरा, तोरिया, मक्का, उड़द और कुल्थी आदि अच्छा विकल्प है। वही किसानों को ऐसे वक्त में कम पानी लगने वाले फसल की खेती करनी चाहिए। गर्मी और बरसात दोनों में ही उड़द की खेती की जाती है। ये दाल की फसल है और फिर इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। वहीं अरहर की बुआई जुलाई महीने में बरसात की शुरुआत में ही की जाती है। ये ऐसी दाल वाली फसल होती है जिसमें सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं के बराबर होती है। बुआई से लेकर के कटाई तक में इसमें 8 से 9 महीने तक का समय लगता है। ज्वार और बाजरा की खेती बरसात में होती है और लगभग 4 महीने में ये पक कर के तैयार हो जाता है। जहाँ इसमें अलग से सिंचाई की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।